जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिक्ष बुद्धि स्टडी। ये अतरिक्ष बुद्धि स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी क्लास को करते हैं प्रारंभ और देखते हैं कि आप अपने इस KVS या सी टेट के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं और अपने क्वेश्चंस को लगाएंगे और देखेंगे कि आप कहाँ पर हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर वन कहता है, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है नीचे, क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर निम्नलिखित में से सही का कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है एक दमकल कर्मी आग बुझाता है, दर्जी कपड़े सिलता है, एक नौकरानी हमारे घर की सफाई करती है, एक नाई जूते की मरम्मत करता है और एक सैनिक चोरों को पकड़ता है। तो इसमें नीचे आगे दिए गए हैं ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। केवल ए और बी सही है, बी और सी सही है, या केवल बी डी ई और ए सही है, या केवल ए बी सी ई सही है, या ए बी और सी सही है। देखो, ये तो आपको पता है कि जो दमकल कर्मी होते हैं क्या बुझाता है आग, ये बिल्कुल बात सही है। दर्जी कपड़े सिलता है, यही बात बिल्कुल सही है। ए और दूसरा क्या है कि एक नौकरानी हमारे घर की सफाई करती है, यही बात बिल्कुल सही है। आगे क्या कर रहा है कि एक नाई जूते की मरम्मत करता है, ये बात स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे एक सैनिक चोरों को पकड़ता है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको क्यों नहीं सही है, वो इसलिए सही है, चोर सैनिक सॉरी सैनिक चोरों को पकड़ता है ये उनका काम नहीं है, ये एक पुलिसकर्मी का काम है। और सैनिकों का काम है कि बाह्य और आंतरिक सरहदों पर हमारी रक्षा करना है, दूसरे देशों के से जो हमारे हैं उनसे हमारी रक्षा करना। तो हमारा जो ऑप्शन है ए बी सी, देखते हैं ए और बी और सी कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ए बी सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये परिवार एवं मित्र से संबंधित है, जो कि सी टेट में दिया हुआ, सॉरी KVS में ये आपका चैप्टर है परिवार एवं मित्र। ये हम निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर परिवार के आधार की पहचान करना है। ये कह रहा है अधिकार, अधिकार पितृपक्ष से संबंधित है। बी में कह रहा है कि सबसे बड़ा पुरुष या पिता परिवार का मुखिया होता है। सी में कह रहा है शादी के बाद आदमी अपनी पत्नी को अपने परिवार के साथ रहने के लिए लाता है। डी में कह रहा है बेटियां इसके विपरीत विवाह के समय अपने जन्म के घर से बाहर चली जाती हैं। तो ये किस तरीके का परिवार है? तो बताइए दोस्तों, ये किस तरीके का परिवार है? ये संयुक्त विस्तृत परिवार है, संयुक्त परिवार है, मातृ स्थानीय परिवार है, पितृ स्थानीय परिवार है। ये किस प्रकार का, किस आधार का परिवार है बताइए। तो जहाँ यहाँ पे देखते हैं कि अधिकार पितृपक्ष से संबंधित है। यस, बिल्कुल बात सही है, पितृपक्ष से संबंधित है। सबसे बड़ा पुरुष या पिता परिवार का मुखिया होता है, तो इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हुआ। शादी के बाद आदमी अपनी पत्नी को अपने परिवार के साथ रहने के लिए लाता है, बिल्कुल लाता है। तो ये क्या, बेटियां इसके विपरीत विवाह के समय अपने जन्म के घर से बाहर चली जाती हैं। यस, जब शादी हो जाएगी तो वो दूसरे घर जाती हैं। तो इस तरीके के जो परिवार को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के परिवार को हम कहते हैं पितृ स्थानीय परिवार। क्या कहते हैं? पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे थोड़ा सा एकल परिवार के बारे में पितृ और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार जो होता है, इस परिवार में दादा दादी, माता पिता और चाचा चाची और बच्चे उनके दूसरी पीढ़ी पर निर्भर रहते हैं। वह जो परिवार होता है संयुक्त, सॉरी हाँ, संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, दोबारा सुन लेंगे। इस परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची अपने बच्चों की तरह दूसरी पीढ़ी पर निर्भर रहते हैं। वो सदस्य सब एक साथ रहते हैं, वो हमारा संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, और इस परिवार में, इस तरीके का परिवार का भारत में प्रचलन सबसे अधिक है, व्यवस्था सबसे अधिक है। मातृ सत्तात्मक परिवार आपको पता ही है, जिसमें माता की चलती हो। पितृ सत्तात्मक मैंने अभी बता दिया। और विस्तृत परिवार, अब यहाँ पर एक बात और आती है, एकल परिवार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकल परिवार के बारे में। एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में एक, जैसे कि एक परमाणु यानी एक एटम होता है जिसमें के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उसी तरीके से परिवार के दंपत्ति और उनके माता पिता और बच्चे, यानी एक या एक से अधिक, बस ज़्यादा नहीं, शामिल होते हैं। इन परिवारों को यानी प्राथमिक परिवार या युग्मित परिवार, ध्यान रखेंगे मैंने आपको शब्द बता रहा हूँ। इस तरीके के परिवार को प्राथमिक परिवार,
प्राथमिक परिवार या युग्मक परिवार कहा जाता है। प्राथमिक परिवार या युग्मक परिवार कहा जाता है, छोटा परिवार भी कह सकते हैं के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इसमें क्या होता है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे कम आयु के बच्चे अपने माता पिता के साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग से जानकारी दे दी। बात आती है अगला क्वेश्चन, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बलियम्मा, अवम्मा, थम्मा या दीदू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज आ करेक्ट आंसर। मलयालम में बड़ी माँ की बहन को बलियम्मा कहा जाता है। तो ये तो आपको भी पता होगा। बात आती है मलयालम। मलयालम क्या है, मलयालम एक लैंग्वेज है जो कि एक भाषा है। और किस परिवार की भाषा है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ये चीज़ें यहाँ से अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, इनको नोट कर लेंगे कि मलयालम क्या है। मलयालम एक भाषा है जो केरल के साइड में बोली जाती है। और किस परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की। अगर ये आपसे ये पूछे कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो मलयालम। मलयालम जो है एक द्रविड़ परिवार की भाषा है। और इसे कहाँ केरल में बोली जाती है मलयालम, और कहाँ लक्षद्वीप में, और पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की एक आधिकारिक भाषा है। यहाँ से मैंने आपको अलग से क्वेश्चंस बताए हैं मलयालम के बारे में। दोबारा सुन लेंगे, केरल केरल लक्षद्वीप और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर इस भाषा को आधिकारिक भाषा दर्जा प्राप्त है। और किस परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। अब बात आती है, बलियम्मा का क्वेश्चन तो हो गया था कि केरल, यानी कि इस क्वेश्चन घुमा दिया। देखो मलयालम में बोल दिया, अगर ये बोलता केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाता है, तो बलियम्मा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से अब मैं छोटा सा एक जो और बता देता हूँ। माँ की बड़ी बहन को तो क्या बोल, माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है, यानी मासी को क्या बोलता है, बलियम्मा बोला। और पिता के छोटे भाई की जो पत्नी होती है, पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची जी को क्या, चाची जी को क्या, चाची को क्या बोला जाता है, कुंजम्मा। ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कुंजम्मा लिख लेंगे। यानी कि पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलेंगे, कुंजम्मा। अब पिता का भाई, छोटा भाई को क्या बोलेंगे, चितप्पन। क्या बोलेंगे, ये लिख लेंगे, चितप्पन बोलते हैं। यानी कि पिता का जो छोटा भाई होता है उसे चितप्पन बोलते हैं। और बड़ी बहन को चेची, और बहन को सहोदरी, छोटे भाई को उनियन, और बड़ा भाई को चेत है, भाई को सहेधरण, पिता को बोलते हैं अचन। पिता को लिख लेंगे, पिता इंपोर्टेंट है, पिता के लिए बोला जाता है अचन। पिता को क्या बोलते हैं, अचन। ठीक है दोस्तों, और माँ को बोलती हैं अम्मा। माँ को क्या बोला जाता है, माँ के लिए बोला जाता है अम्मा। चलिए, ये क्वेश्चंस यहाँ से थे जो मैंने आपको बता दिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में का सही मिलान कीजिए, कीट और विशेषता है। इधर कीट है, इधर विशेषता है। इसके देखते हैं कीट और विशेषता क्या क्या विशेषता है। वो ये पूछना चाह रहा है कि मच्छर, मच्छर का काम क्या है, मच्छर का काम है कि इसकी मादा कीट गंध को कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकती है, या अपने मेजबानों को शरीर की गर्मी के माध्यम से खोजता है। तो ये बात सही है कि जो मच्छर होता है अपने मेजबानों को उनकी शरीर की गर्मी के माध्यम से खोजता है। तो यानी कि ए का सेकंड, एक तो सेकंड में है और थर्ड में है। अगर देखते हैं चींटियां क्या काम करती हैं। वो चींटियां जैसे ही वे चलती हैं एक गंध छोड़ती हैं। यस, क्या छोड़ती हैं, जैसे ही वो चलती हैं एक गंध छोड़ती हैं। उस गंध को, गंध के माध्यम से एक दूसरे की कतार में चलती हैं, जिसके हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। तो हमारा क्या हुआ, बी का फोर्थ, यानी कि ए का 2, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का थर्ड। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब अच्छा, मधुमक्खी क्या होती है, जैसे मधुमक्खी शाही जेली, शाही जेली, ये ध्यान रखेंगे, शाही जेली क्या होती है इसके बारे में अभी बताऊंगा। और ये कहता है कि रेशम कीट, इसकी मादा कीट की इसकी मादा कीट इसकी गंध को कई किलोमीटर से ढूंढ लेती है। ठीक है, और बात आती है, ये मधुमक्खियाँ किस में रहती हैं, मधुमक्खियाँ कॉलोनी में रहती हैं, छत्ते में रहती हैं। यानी कि 3 श्रेणी में बटी होती हैं, रानी, कार्यकर्ती और ड्रोन। इन तीन तरह के इनके एक स्टेज होते हैं। पहले रानी मक्खी, फिर कार्यकर्ता, फिर ड्रोन होंगे। छत्ते में केवल रानी ही मक्खी होती है। और श्रमिक मादाओं में से किसी एक मादा, जो रॉयल जेली नाम जो अभी आया था, इस वाली बात को देखेंगे, शाही जेली या रॉयल जेली नामक एक विशेष भोज्य को खिलाकर एक नई रानी को बनाकर निर्माण इसका कर देते हैं। इस चीज़ को इसमें अपन देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को स्वयं अपना भोजन बनाने के लिए की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन अब जो पौधे अपने बनाते हैं, किस चीज़ की? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, क्लोरोफिल और जल की आवश्यकता होती है। या सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो बताइए दोस्तों, किस चीज़ की आवश्यकता होती है जब प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे स्वयं अपना भोजन बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखो, यानी कि क्लोरोफिल, चलो सूर्य का प्रकाश ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब नहीं होता कि ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं, यस क्वेश्चन गलत। मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल। हरित लवक तो मिलता ही है, क्लोरोफिल मतलब ही नहीं होता। जल की तो होती है पर नाइट्रोजन की ज़रूरत। इस जो प्रकाश संश्लेषण में जब अपना ये भोजन की का निर्माण करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और जल की आवश्यकता होती है। तो सूर्य के प्रकाश, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे स्वयं अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं तो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की ज़रूरत होती है। और ये जब, कहने का मतलब है, जब ये अपने इस जब प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो क्या चीज़ कैसे करते हैं? सूर्य यानी सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन सा लगा आता है बहुत, कि सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये किस ऊर्जा को? जो जब वहाँ से सौर ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। और इसमें कौन सा लवक पाया जाता है? यानी हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक, परिणहनी में हरित लवक के कारण इनके जो प्रकाश संश्लेषण से जब आता है सूर्य का प्रकाश, उसमें ये रोकने में काम करता है। ठीक है दोस्तों, बात आते हैं अगला क्वेश्चन की। नेपंथस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। वे हरे रंग के होते हैं, वे हरे रंग के नहीं होते, सॉरी, वे हरे रंग के नहीं होते। वे केवल विषमपोषी होते हैं। वे कीट, मेंढक और यहाँ तक कि चूहों को भी खा जाते हैं। इसमें कीटों को फंसाने के लिए छोटे रोम होते हैं। गलत कथन कौन सा है? ये ध्यान रखेंगे, गलत कथन पर विचार करना है। तो गलत कथन कौन सा है देखते हैं। चलिए, वे हरे रंग के नहीं होते, होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है हरे रंग के, इसका मतलब होते हैं। केवल विषमपोषी होते हैं, केवल विषमपोषी, विषमपोषी स्वपोषी दोनों होते हैं। वे कीट वे कीट, मेंढक और यहाँ तक कि चूहों को भी खा जाते हैं, यस खा जाते हैं। वे कीटों को फंसाने के लिए छोटे छोटे रोम होते हैं। सी और डी, सी और डी, सी और डी, यानी कि गलत कथन कौन सा है इसमें? गलत सी और डी, यानी कि केवल ए बी, सॉरी, हाँ कह रहा है ना गलत कथन कौन सा है, तो ए और बी गया है, गलत है, ए और बी गलत है। मैंने वो कह रहा है केवल विषमपोषी, यहाँ पे कह रहा है केवल विषमपोषी, विषमपोषी नहीं, स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं। के वे हरे रंग के होते हैं, नहीं, हरे रंग के भी होते हैं, यानी कि हरे रंग के भी होते हैं और अलग रंग के भी होते हैं। तो ये जो होते हैं नेपंथीस, घड़े के आकार का कीटभक्षी पौधा होता है, हरे रंग का भी होता है और प्रकृति में अलग अलग प्रकार के पौधों में विषमपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। मेंढक कीड़ों को भी अपने, चूहों को, यहाँ तक कि चूहों को भी खा जाते हैं। और अधिकतर ये कहाँ बात आती है, कहाँ पर उगते हैं? ये जहाँ, जिस मिट्टी के अंदर, जहाँ पर मिट्टियों में, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमियाँ होती हैं वहाँ पर ये अधिकतर उगते हैं। भारत में ये कहाँ, भारत में उगते हैं, लिख लेंगे भारत में, सॉरी, भारत, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ये 3 जगह हैं जहाँ पर ये अधिकतर पाए जाते हैं। भारत में तो पाए जाते हैं, भारत में किस जगह पाए जाते हैं? भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पर? भारत के मेघालय में, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। पोषक तत्व की कमी के कारण ये मिट्टी, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर अधिकतर ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे कह रहा है वृक्ष और उस क्षेत्र के गलत सुमिलित युग्म को चयन कीजिए जिसमें वो पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, डी कह रहा है मरुस्थलीय बलूत क्या होता है? मरुस्थलीय जिसे हम ओक को बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये 10 से 12 मीटर, सेंटीमीटर, 10 से 12 मीटर बड़े वृक्ष होते हैं। पत्तियां बहुत कम होती हैं इनकी, और पत्तियां कम होने के कारण ये अपने से 30 गुना, अपने से, ये ध्यान रखेंगे, अपने से 30 गुना नीचे, 30 गुना, 30 गुना, यानी कि 3 गुना नहीं था, 30 गुना नीचे इनकी जड़ें चली जाती हैं। और जिसके जड़ों के कारण ही इनके तनों में पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ के लोग इनका उपयोग पानी पीने के लिए करते हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। मरुस्थलीय बलूत उसको कहा जाता है। घटपर्णी पौधा मेघालय, भारत में पाया जाता है, और इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है जिसमें कि चूहे, मेंढक और छोटे जीवों को खा लेते हैं।
कि क्यों खा लेते हैं? क्योंकि वहाँ पे इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, वो अधिकतर वहाँ जमते हैं जहाँ पर यह मिट्टी में नाइट्रोजन की कमियाँ होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? अपनी कमी को पूरा करते हैं। सिनकोना क्या होता है? सिनकोना एक सदाबहार वन है। वेरी गुड, सही बात है, सदाबहार वन है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा बात सुन लेंगे। सदाबहार वन है, तो सदाबहार वन क्या है? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर ये पौधे अधिकतर पाए जाते हैं। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी जो लंबाई होती है 160 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। और जहाँ पर ये 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, वहाँ पर कौन-कौन से सदाबहार वन पाए जाते हैं? आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, शीशम हो गया, रबर, सिनकोना और सदाबहार, यानी कि इस तरीके के जो वृक्ष होते हैं सदाबहार वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एक ही नारियल अबू धाबी। नारियल अबू धाबी का कोई मतलब नहीं होता। तो नारियल अधिकतर कहाँ होता है? यानी कि तटीय क्षेत्रों में होता है। ये भी आप जानते हो कि अबू धाबी का एक यानी कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ पे इसका नहीं होना। पर वहाँ पे कौन सा वृक्ष पाया जाता है, बात ये आती है। वहाँ पर जो वृक्ष पाया जाता है अबू धाबी के अंदर, मुख्य रूप से वहाँ गफ वृक्ष होता है, समूर होता है, सलाम होता है, गरत होता है, सिंदूर खजूर होती है। ये ध्यान रखेंगे। सिंदूर खजूर, ये ध्यान रख लेंगे। ये वाली जो है सिंदूर खजूर, ये वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये इसमें कह रहा है युग्म का चयन की जिसमें वो पाए जाते हैं। तो इसमें तो ये पाए जाते हैं। वो उस वृक्ष का क्षेत्र गलत का कह रहा है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। आगे कह रहा है कि वो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य है तो बरगद। बरगद के बारे में प्राप्त जड़ होती हैं, अवस्थम जड़ होती हैं, बिल्कुल नीचे तक आ जाती हैं, सही बात। केला क्या है? एक जड़ी बूटी है। क्यों है इसके बारे में बताएंगे। नेपंथीज नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े खाता है, बिल्कुल खाता है। रेगिस्तानी बलूत के तने में जल जमा होता है, यस होता है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य है? तो सत्य के बारे में देखते हैं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है हमारा। क्यों करेक्ट है? अब बात ये दिमाग में आ रही है, केला एक जड़ी बूटी है। क्यों है केला एक जड़ी बूटी? तो केला जो जड़ी बूटी है वो इसलिए है, केला एक जड़ी बूटी है क्योंकि इसमें क्या है, एक बीज देने वाला पौधा होता है जिसमें लकड़ी का तना नहीं होता। जिसमें लकड़ी का तना नहीं होता वो क्या है, वो एक जड़ी बूटी के काम में आती है, क्योंकि ये इसमें लकड़ी का तना नहीं होता है। जैसा यही वाली बात है इसमें। दूसरी वाली बात है कि बरगद की स्तंभ जड़ होती है। नेपंथीज नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े खाता है, बिल्कुल खाता है। रेगिस्तानी बलूत बिल्कुल सही है। तो इज द करेक्ट आंसर। अगला बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है पशु और सोने का समय। पशु और सोने का समय चलिए, वो कह रहा है जिराफ। जिराफ कितने घंटे सोता है? गाय कितने घंटे सोती है? स्लोथ थे बना लेंगे यहाँ पे। स्लोथ है ये। स्लोथ 2 घंटे या बिल्ली 18 घंटे? तो देखो दोस्तों, स्लोथ एक बहुत आलसी है जो कि चीन के जंगलों में पाया जाता है। तो स्लोथ जो सोता है ये 18 घंटे सोता है। ये तो बात पक्का डेफिनेट है। तो सी का फोर्थ देखते हैं कहाँ पर है। सी का फोर्थ, ये भी नहीं है, गलत। ये भी नहीं है, गलत। सी का फोर्थ थर्ड और फोर्थ में है। चलो अब अगला का देखते हैं। स्लोथ हो गया। गाय, गाय कितने घंटे सोती है या जिराफ कितने घंटे सोता है? तो गाय जो सोती है, गाय जो सोती है वो 4 घंटे, बिल्कुल सही है। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। तो हमारा डी इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बी का सेकंड है ना, बी का फर्स्ट, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी ए का थर्ड यानी कि जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्कुल सही है। गाय 4 घंटे सोती है, बिल्कुल सही है। स्लॉथ 18 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब मतलब कि बिल्कुल जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? शैवाल में क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल होता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यकता नहीं होती, होती है। जल प्रकाश संश्लेषण के कच्चे माल के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, होती है। तो इसमें कौन सा कथन कह रहा है सही है? कौन सा सही है? तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों,
तो हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। थैंक यू फॉर माय वीडियो। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी दिखाई मतलब लगा है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इस तरीके की वीडियो और आगे बनाने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, जो कि थोड़ा मोटिवेशन बनेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो।